अच्छा, जब हमारे पास एक वेबसाइट होती है वो तो प्रॉपर डिजाइन हुई होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर तस्वीरें भी पहले से ही लगी हुई हैं। तो जब हम उस वेबसाइट को देखेंगे तो हमने उसको इमेज ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट से देखना है कि इसके ऊपर जो इमेजेस लगे हुए हैं क्या सारे इमेज ऑप्टिमाइजेशंस फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब जरा हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स को वन बाय वन देख लेते हैं। नंबर वन, सबसे पहला फैक्टर क्या है इमेज ऑप्टिमाइजेशन का? सबसे पहला फैक्टर ये है कि आपकी इमेज का नाम कीवर्ड पर होना चाहिए। ठीक है, इस पर राइट क्लिक करें, चलिए इस पे कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है सेव इमेज एज, इमेज पे राइट क्लिक किया ना मैंने, किसी भी वेबसाइट की बात कर रहा हूं, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं सिर्फ। जी, कमर्शियल किचन इमेज 1। ठीक है, हर जगह ऐसे नाम नहीं लिखा होगा, मे बी कमर्शियल किचन इनका कीवर्ड हो, और उसके बाद डैश IMG-1 लिखा हुआ है, इसकी तो कोई इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो गया वो कमर्शियल किचन ही नाम एक से ज़्यादा इमेज पर टारगेट करना चाह रहे हो तो लाजमी बात है फिर उसको थोड़ा सा सेपरेट तो करना पड़ेगा ना हर कमर्शियल किचन को। यानी 5 तस्वीरें हैं कमर्शियल किचन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जिनमें तस्वीरें अलग-अलग हैं। किसी में पिज़्ज़ा ओवन की तस्वीर है, किसी में बर्नर की तस्वीर है, तो सब कैटेगरी में तो कमर्शियल किचन में ही आ रहा है। तो फिर हम कमर्शियल किचन लिखेंगे, लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीका क्या होगा कि हम लिखेंगे कमर्शियल डैश किचन। और अगर फॉर एग्जाम्पल ये लोगो होता, लोगो का मतलब है ये, इस पर राइट क्लिक करें और अब इसको सेव इमेज एज करें। अब देखें इसका नाम क्या आ रहा है, लोगो IMG। नहीं, हम क्या करेंगे कमर्शियल किचन डैश लोगो। यानी हम क्या कर रहे हैं, नाम अपनी वेबसाइट के अपने कंटेंट के हिसाब से रखने लगे हुए हैं अपनी वेबसाइट पे जितने भी इमेजेस हैं। अब जब मेरे पास कोई वेबसाइट आएगी तो मैं देखूंगा भाई उसके अंदर कोई 30 इमेजेस हैं, 40 इमेजेस हैं, तो सबसे पहला टास्क मेरा क्या है, मैंने ये देखना है कि मैंने जो कीवर्ड रिसर्च की हुई है उनके जो कीवर्ड्स हैं उनके साथ मैच करते हुए इमेजेस के मैंने नाम रखने हैं। तो अगर किसी इमेज का नाम फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, 001 होगा, 07 होगा, ठीक है, ABC होगा, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, आकर उनके इमेजेस के नामों को चेंज करूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने कोई वेबसाइट टेम्पलेट कॉपी की हो और उसका नाम पुराने वाले चल रहा हो, किसी और वेबसाइट का नाम चल रहा हो, तो वो तो बिल्कुल हमारे कंटेंट से मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो पहला फैक्टर क्या हुआ कि इमेज फाइल नेम किस पर होने चाहिए, कीवर्ड्स पे होने चाहिए, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये है कि फाइल नेम के दरमियान में स्पेस नहीं होना चाहिए। यानी अगर वो फाइलों के नाम ऐसे बने हुए हैं, मतलब नाम तो उन्होंने प्रोडक्ट्स भी रखे हुए थे मगर बीच में स्पेसेस थे, ठीक है ना। स्पेसेस का क्या मतलब है, मैं जरा कैपिटल लेटर्स में लिख देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए, क्योंकि छोटा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। तो लेकिन ये याद रखिएगा कि हमने इसको कैप्स में नहीं लिखना, छोटी ABC में लिखना है। क्या लिखा हुआ है, कमर्शियल स्पेस किचन स्पेस इक्विपमेंट, ये नाम लिखने का गलत तरीका है। ठीक है, आपने जब इसका नाम लिखना होगा तो हम बीच में क्या करेंगे, हाइफन लगाएंगे। यानी जहां पर आप स्पेस चाहते हो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, हाइफन। जहां पर आप स्पेस चाहते हैं वहां पर हम क्या यूज करेंगे, हाइफन। दूसरा फैक्टर हो गया, यानी पहला फैक्टर क्या था, कीवर्ड्स नामों में लेकर आए। दूसरा फैक्टर क्या है कि नाम में स्पेस नहीं होनी चाहिए, और नाम जरूरी नहीं है, बल्कि अच्छी बात नहीं है कि बड़ी ABC में लिखे जाएं। ये मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि वो बहुत ही छोटा था, मुझे लग रहा था कि आपको शायद नजर ना आए। नाम कैसे होने चाहिए, इस तरह स्मॉल लेटर्स में, और स्पेस तो बिल्कुल नहीं। आप समझ लो कि स्पेस इलीगल कैरेक्टर है, लेकिन कंटेंट लिखते हुए नहीं भाई अंदर मैंने स्पेस लिखा हुआ है, ये कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये यहाँ पर भी स्पेस खत्म करना है क्या। यहाँ नहीं, हम यहाँ पे कह रहे हैं जो हमने फाइल का नाम रखा हुआ है यहाँ पर स्पेस बार, स्पेस का कैरेक्टर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 2 फैक्टर्स हो गए। तीसरा फैक्टर, फाइल का साइज, कि आपके इमेज का साइज कितना बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब होगा क्या, मेरे पास एक वेबसाइट आई है मिसाल के तौर पर, अगर मैं ये कहता हूँ कि वहां पर एक किसी इमेज का साइज 1 MB है, किसी का 800 किलोबाइट्स है, भाई ये तो बहुत बड़े बड़े इमेजेस हैं, और अगर पूरी वेबसाइट के अंदर कोई 30-40 इमेजेस होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि वेबसाइट को लोड होने में बड़ा टाइम लगेगा। तो अगला फैक्टर क्या है कि हमने अपनी वेबसाइट के इमेजेस के साइजेस को देखना है और अपनी वेबसाइट के इमेजेस के साइजेस को कम करना है, छोटा करना है। गूगल हमें क्या कहता है, गूगल कहता है भाई 100 से
बिटवीन 100 टू 200 किलोबाइट्स। आपके इमेज का साइज कितना होना चाहिए? 100 टू 200 किलोबाइट्स की रेंज में आप अपने इमेज के साइज को ले आए। ये तीसरा फैक्टर हो गया। फिर एक और फैक्टर भी आ गया कि जिसमें हम इमेज साइजेस को कंट्रोल करेंगे। अच्छा, अब इमेज साइजेस को कैसे कंट्रोल करना है अब ये भी समझ लेते हैं। देखिएगा यहां पर आकर एक सर्च टर्म लिख रहा हूं, ऑनलाइन इमेज। अच्छा नहीं डाला, ओके ठीक है, डाल लेते हैं कंप्रेशन। ठीक है, चलो ये लिखा हमने। ये वाला टूल सबसे अच्छा है, इसको मैं ढूंढ रहा था। ठीक है, ऑनलाइन कंप्रेसर लिखता तो ये पहले नंबर पर ही आ जाता। तो इसके लिए अभी हमें टूल की ज़रूरत नहीं है कि भाई वो ग्राफिक टूल नहीं इस्तेमाल करने की ज़रूरत है कि फोटोशॉप खोलें और वहाँ जाकर हम इसकी इमेज कंप्रेशन करें। यहीं से इमेज कंप्रेशन हो जाएगी डायरेक्टली। इस पर क्लिक कीजिए, ये देखें। अब पहले कह रहे हैं हम इमेज कंप्रेस कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं अभी एक इमेज लेकर आता हूँ जो बड़ा है, अपलोड करें। अब ये क्या करेगा, ऑनलाइन ही आपके इमेज के साइज को छोटा कर देगा। देखिए इसका साइज कितना आ रहा है, 817 किलोबाइट्स, 817। ये इमेज इसने लोड किया, खुद ही कंप्रेस करेगा और मुझे कहेगा डाउनलोड कर लो। -67%, अबाउट 70% इसका साइज वो छोटा करने वाला है। तो इससे हमें अंदाजा होगा कि भाई ये तो बहुत छोटा हो गया। ये डाउनलोड का बटन आ रहा है, ये देखें डाउनलोड हो गया। देखिए कितना हो गया, 272 पिक्सल्स में आ गया। बहुत छोटा कर दिया ना मैंने जो मेरे पास इमेज पड़ा हुआ था। एक तरीका तो ये है कि आप अपने इमेजेस को, और इमेजेस पीएनजी में हो सकते हैं, इमेजेस जेपीजी में हो सकते हैं, लेकिन आजकल जो लेटेस्ट फॉर्मेट है इमेजेस के लिए वो है वेब पी। वेब पी का जो फॉर्मेट है अभी वो उसको सपोर्ट भी नहीं कर रहा कोई एप्लीकेशन। यानी ऐसा नहीं है कि आप फोटोशॉप खोलें तो वहां पर सेव एज करें और वहां से वेब पी कर लें। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं है, वेब पी नहीं कर पाएंगे आप। सो वेब पी नहीं हम कर सकते सेव एज में भी जाकर, लेकिन ये काम हम कैसे कर लेंगे ऑनलाइन। अब हम अगली एग्जांपल क्या करते हैं, ऑनलाइन इमेज, ऑनलाइन पीएनजी टू वेब पी। इसी तरह अगर मेरा जो इमेज होगा, इसी तरह हमारा जो इमेज होगा, अगर हमारा इमेज जेपीजी होगा तो मैं क्या लिखूंगा, ऑनलाइन जेपीजी टू वेब पी। अगर हमारा जिसको मैं कन्वर्ट करने, यानी कि एक फॉर्मेट चेंज कर रहा हूँ, एक फॉर्मेट से वेब पी में लेकर आ रहा हूँ, तो ये लिखेंगे हम और इसके बाद ये लिख के एंटर करेंगे। तो इसमें बहुत सारी वेबसाइट आपके पास, मैं इसको यूज करता हूँ, तो ये सेकंड वाली जो है इस पर क्लिक कीजिए, वो भी यही है, ऊपर वाली कम पर यही है। अब ये फ्री टूल्स हैं, हाँ, मतलब इसमें हम कोई पे नहीं कर रहे हैं। ये वाली टूल्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आ गया जी, क्या लिखा हुआ है जी, पीएनजी टू वेब पी। तो क्या कह रहे हैं, यहां से फाइल चूज करें, उसी फाइल को लेते हैं जिसको पहले लिया था हमने, 800 किलोबाइट्स वाली फाइल है ये। तो ये क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट टू वेब पी। डाउनलोड का बटन आ गया, डाउनलोड कर लें। अब देखें कितना साइज हुआ है, 109। पहले उसने उसी फॉर्मेट में रहते हुए 200 समथिंग किया था, और अब उसने इसको वेब पी बनाया है जो 817 किलोबाइट्स थे
तो उसका साइज कितना हो गया 109। सो ये है इमेज कंप्रेशन। ये सारे के सारे इमेज कंप्रेशन के अभी जो मैं फैक्टर्स बता रहा हूँ ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, यानी ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है कि क्या भाई फाइल का नाम कैसा होगा, फाइल के नाम में स्पेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नाम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे स्मॉल लेटर्स में लिखें। उसके बाद मैंने क्या कहा कि इमेज को कंप्रेस कर लो, और मैंने कहा कि अच्छा आजकल जो सबसे ज़्यादा कंसीडर करता है वो किसको कंसीडर करता है, वेब पी को। वेब पी को आपने फेविकॉन में नहीं लगाना, वेब पी को आपने बॉडी में जो इमेजेस हैं उसके साथ इस्तेमाल करना है। फेविकॉन में लगाओगे तो फेविकॉन में वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा। और ये जो वेब पी का फॉर्मेट है ये ज़हन में रखिएगा, ये ब्राउज़र स्पेसिफिक फॉर्मेट है, यानी ये सपोर्ट करते हैं सिर्फ ब्राउज़र्स। यानी मिसाल के तौर पर जैसे मैं एक्सेल में कुछ काम कर रहा हूँ तो इमेजेस आ जाते हैं ना, एक्सेल में भी, वर्ड में भी आ जाते हैं। इसी तरह यूट्यूब पे आपका थंबनेल भी इमेज ही लगता है। तो वेब पी को अभी यूट्यूब थंबनेल भी सपोर्ट नहीं कर रहा। वेब पी सिर्फ सपोर्टिव कहाँ पर है, वेबसाइट पर है। तो हमारी वेबसाइट ने हमेशा ब्राउज़र पर ही खुलना है। इसका मकसद ये है कि वेबसाइट पर इमेजेस का लोड कम किया जाए, क्योंकि अगर इमेजेस का लोड कम होगा तो हमारी वेबसाइट क्विकली ओपन हो जाएगी। ये सारे के सारे फैक्टर्स कौन से थे, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स थे। अभी तक मैं कोडिंग में नहीं गया, कोडिंग के बगैर फैक्टर्स बात की अभी हमने। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनका कोडिंग से कुछ लेना देना नहीं है, पहले हमें इन्हें अप्लाई करना है। अब हम आ जाते हैं कोडिंग में। अब मैं ये कहता हूँ कि भाई यहाँ पे मैंने कोई इमेज लगाया होगा, जरा इमेज को कैसे लगाना है वो समझ लेते हैं जी। ये एग्जांपल लिखी हुई है कि कल मैंने शायद कराई है क्लास में, आपको भी ऐसे ही कराए थे। टैग कौन सा है जी, तस्वीर लगाने के लिए, यानी वो जो तस्वीर आप वेबसाइट पर देख रहे हो एक्चुअली किस टैग से लगी हुई है, IMG से। मतलब तस्वीर वो तो एट्रीब्यूट हो गया ना, मतलब टैग कौन सा है हमारा जो तस्वीर लगा रहे हैं हम, IMG। अच्छा, अब इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, इसका पहला एट्रीब्यूट क्या है, यानी फाइल बतानी है ना पहले नंबर पर। तो पहला एट्रीब्यूट क्या है, फेविकॉन डॉट PNG। ये भाई फाइल का नाम लिखा हुआ है मैंने, हाँ, ये कोई और नाम भी हो सकता है। ये मैंने इसलिए ये नाम यूज़ किया क्योंकि फाइल मेरे पास पहले से मौजूद थी, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैंने कहा भाई इसी को यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज जो भी फाइल होगी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसका दूसरा एट्रीब्यूट क्या है, अब हम इसके SEO के एट्रीब्यूट्स कोडिंग में देख रहे हैं। पहले हमने एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स देखे थे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या थे। अब इसका कोडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, आल्ट। आल्ट स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट। नाम से ही पता लग रहा है कि भाई ये किसकी जगह पर आ रहा है। जरा एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब HTML इंट्रोड्यूस हुई थी शुरू में, तो SEO शुरू में नहीं थी आई। SEO कब आई, SEO की जरूरत कब पड़ी, SEO की जरूरत उस वक्त पड़ी जब साइट्स की तादाद ज्यादा हो गई। ऐसे ना भाई, जैसे गांव होता है, कोई गांव में कम लोग रहते हैं, वो रेलवे स्टेशन पर उतरो तो पूछ लेते हो कि भाई वो जमील साहब का घर का है, बता देते हैं ना। तो पहले वेबसाइट्स का भी यही हाल था कि भाई 4-5 तो वेबसाइट्स होती थी टॉपिक्स के ऊपर, तो उनके मुकाबले ही कहीं नहीं था, कंपटीशन ही नहीं था। ये SEO की जरूरत उस वक्त पड़ी जब रश लग गया कि भाई अब तो एक टॉपिक के ऊपर इतनी वेबसाइट्स हैं, ऊपर किसकी आएगी नीचे किसकी आएगी। फिर हमें फैक्टर्स की बात करनी पड़ी। तो सबसे पहले तो जब वेबसाइट्स बन रही थी तो पहले तो HTML इंट्रोड्यूस हुई थी ना। तो जब HTML इंट्रोड्यूस हुई थी तो उस वक्त ये पर्पस HTML का ये नहीं था कि हम इसको इस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बाद में गूगल ने उन्हीं टैग्स में से कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लिया अपने लिए कि भाई इनकी बेसिस पर मैं रैंकिंग करूंगा। तो अब क्या है, अब वो ये कह रहा है कि भाई इमेज के अंदर जो आपका आर्ट एट्रीब्यूट है, बेसिकली इमेज के अंदर आर्ट एट्रीब्यूट के दो पर्पस है। पहला जो जेन्युइन पर्पस है ना, जब ये HTML इंट्रोड्यूस हुई थी उस वक्त इसका पर्पस ये था अल्टरनेट। नाम से ही पता लग रहा है कि भाई इस कोड को इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, तस्वीर आएगी। अगर किसी वजह से तस्वीर नहीं आती है, वो वजह क्या हो सकती है, वो वजह ये भी हो सकती है कि आपका इंटरनेट स्लो है, ऐसा होता है ना अक्सर, इमेजेस लोड नहीं होते हैं। और वजह ये भी हो सकती है कि आपने इमेज को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, मतलब इमेज का नाम गलत लिख दिया आपने, वहां पर इमेज का नाम कुछ और है, यहाँ पर आपने कुछ और लिख दिया। वहां पर इमेज की टाइप JPG थी, आपने यहाँ पर PNG लिख दिया, फिर भी तो नहीं ना इमेज लोड होगा। तो कहता है अगर किसी वजह से इमेज लोड नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर अल्टरनेट वाला टेक्स्ट नजर आएगा। ये था इसका HTML पर्पस जो विजिटर्स के लिए था। ये इसका HTML पर्पस था जो किसके लिए था, सिर्फ विजिटर्स, यानी जो लोग वेबसाइट देख रहे हैं उनके लिए था। मगर गूगल ने इसके साथ साथ कहा अब हम जो देख रहे हैं हम ये पर्पस नहीं देख रहे, मतलब एज ए SEO हमें इससे हमें कुछ लेना देना तो नहीं ना भाई कि इमेज लोड हो रहा है तो क्या नजर आ रहा है और इमेज लोड नहीं हो रहा तो क्या नजर आ रहा है।
हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई इस आर्ट का पर्पज ये नहीं है, इस आर्ट का पर्पज ये है कि हम गूगल के क्राउलर को ये बता रहे हैं कि भाई इस वेब इमेज को रैंक करो, और इस इमेज को रैंक कैसे करो, इस टैग से करो। ये ज़हन में रखिएगा कि गूगल का जो क्राउलर है वो अगर किसी वेबसाइट को रैंक करता है, ऊपर लेकर आता है, तो उसमें उसके फैंसी डिजाइन का कोई रोल नहीं है। अगर कोई बंदा ये कहे कि एक वेबसाइट जो है यार इसकी शक्ल तो बड़ी नॉर्मल सी है और ये दूसरी वेबसाइट तो बड़ी स्टाइलिश बनाई है, तो इस वजह से शायद ये रैंक कर जाएगी, नो, ये फैक्टर नहीं है। वेबसाइट के रैंक करने में आपकी वेबसाइट कहां से रैंक हो रही है, आपकी वेबसाइट इस पार्ट से रैंक होती है, इस पार्ट से। ये कौन सा पार्ट है, कोडिंग वाला पार्ट। यानी गूगल के क्राउलर ने कोड को पढ़ना है और उसकी बेस पर आपकी वेबसाइट को रैंक करना है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई गूगल ने आपकी वेबसाइट को यहां से रैंक, ये जो ग्राफिक्स है यानी ये जो फ्रंट एंड है, इसकी वजह से आपकी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही है। आपकी वेबसाइट किस वजह से रैंक हो रही है, कोडिंग की। यानी कोडिंग में जो कुछ है ना वो चाहिए उसको। तो कोडिंग में अगर फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है, उसके अंदर 50 इमेजेस हैं, उसमें हमने वो पहले वाले फैक्टर भी अप्लाई नहीं किए जो मैं पहले डिस्कस कर लिए आपसे, और उसके बाद उसने आर्ट सबके खाली छोड़े हुए हैं। अब गूगल का क्राउलर आएगा तो आपको लगता है वो इमेज को ऑप्टिमाइज करेगा? भाई उसे क्या पता लगेगा, आर्ट से ही तो उसे पता लगना है कि इमेज क्या है। उसे कैसे पता लगना है इमेज का, आर्ट एट्रीब्यूट से। देखिए इसके आर्ट एट्रीब्यूट में क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा है। अब गूगल को यह पता यहां से लग रहा है कि ये इमेज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब हमारे पास किसी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए कोई वेबसाइट आती है तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि उसके आर्ट हैं कि नहीं है, कि आर्ट खाली है। और अगर मैं इसका गूगल एनालिसिस करूंगा और अगर उसके आर्ट मिसिंग हो गए तो गूगल मुझे बताएगा अभी ऑडिट में कि भाई इसका तो आर्ट ही नहीं है, सारे आर्ट खाली पड़े हुए हैं। वेब डेवलपर को तो नहीं पता इस चीज का, ठीक है। तो हमने यहां पर अल्टरनेट टेक्स्ट लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, क्या है, आर्ट। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, आर्ट। इमेज का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, आर्ट। यानी आर्ट हमें मैनेज करना है। और आर्ट में टेक्स्ट क्या है, आप बताएं क्या टेक्स्ट होगा आर्ट के अंदर, कीवर्ड। यानी हमारी वेबसाइट का उस इमेज से रिलेट करता हुआ जो मेन कीवर्ड होगा वो होगा। जैसे यहां पर हमने क्या लिखा, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, तो हम कह रहे हैं भाई इस तस्वीर में हम फोकस कर रहे हैं प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट के कीवर्ड को, तो मैंने अल्टरनेटिव टेक्स्ट में वो लिख दिया। आर्ट का टेक्स्ट हम 120 से लेकर 140 कैरेक्टर्स तक लिख सकते हैं। आर्ट का टेक्स्ट हम 120 से लेकर 140 कैरेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ एक कीवर्ड नहीं बल्कि एक से ज्यादा कीवर्ड्स भी हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइमरी कीवर्ड लिखेंगे और फिर सेकेंडरीली कीवर्ड्स इसमें मेंशन करेंगे। सो अगर हमने दूसरा कीवर्ड लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे। अब ये दूसरा आ गया हमारा, हमने कहा पहला कीवर्ड ये वाला है, दूसरा कीवर्ड ये वाला है। उसके बाद इसका एक और इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट टाइटल, ठीक है। ये बीच में हाइफन यूज कीजिएगा, ठीक है। ये एक स्पेस, वो हाइफन टच कर देना था ना उसको, इसलिए स्पेस यूज किया। स्पेस के बाद हाइफन यूज करना है। टाइटल में भी आपने हाइफन यूज करना है और ऐसे ही यूज करना है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद टाइटल का मतलब वेबसाइट का टाइटल जो पढ़ चुके हो आप, जो हेड में आप टाइटल लिख रहे थे, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि उसमें भी अगर आप चाहो, आपके पास 60 कैरेक्टर्स थे, तो अगर आपको लग रहा है कि आप 2 कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हो तो फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे क्या चीज लिखी आ रही है जी, टाइटल। टाइटल से क्या मुराद है, ये देखिए मुझे कॉल दे।
जी अब अगली चीज क्या है जी, टाइटल। टाइटल किसको बोलते हैं हम? टाइटल इसको बोलते हैं कि जैसे ही हम तस्वीर के ऊपर माउस रखेंगे ना, यहां पर तो अभी कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा, मैं एक दूसरा खोल देता हूं आपको, और इससे आप ये भी देखिएगा जरा, क्या हो गया, क्या हो गया भाई, सामने देखो यार, ये मैंने कीवर्ड लिखा बेस्ट एमईपी कंसल्टेंट्स इन पाकिस्तान, ये एक वेबसाइट आ गई है, अब इस पे क्लिक करते हैं। यहां पर एक इमेज आएगा, मैं आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन बताने लगा हूं इसकी। अगर आप इमेज ऑप्टिमाइजेशन की हो तो इसका आपको क्या एडवांटेज है, वही आउटपुट दिखाने लगा हूं बेटा, वही बता रहा हूँ, क्या हो गया, कहाँ हो हैं? जो हमने किया वही तो बताने लगा हूं कि क्या फायदा क्या है भाई। अगर इमेज ऑप्टिमाइजेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, क्या फायदा होगा, क्लाइंट का क्या इसमें एडवांटेज क्या है, कि जिसने किया हुआ है और जिसने नहीं किया हुआ, इन दोनों में फर्क क्या है। माउस रखा मैंने इस तस्वीर के ऊपर, लिखा हुआ आ रहा है कुछ, बेस्ट एमईपी कंसल्टेंट्स इन पाकिस्तान, आपने देखा मैंने कीवर्ड लिखा तो वेबसाइट भी पहले नंबर पर आई, अगर वेबसाइट भी पहले नंबर पर आई थी ना। अच्छा अब इधर आए जरा, ये जो माउस रखने से ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, ये क्या है, मैं क्या, माउस रखने से जो टेक्स्ट ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है, इट इज टाइटल। ये टाइटल में जो दिया होगा वो नजर आएगा। जरा एक स्टेप पीछे आए और यहां से अब इमेजेस पे आए, देखें पहले नंबर पर कौन सी तस्वीर आई है, वही तस्वीर आई। तो ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन का फायदा है ना, यानी हमने इमेज ऑप्टिमाइजेशन की हुई है, तो ये कंप्यूटेटर्स में से सबसे ऊपर इसी की तस्वीर आ रही है। अब नीचे हैं जरा, नीचे और लोग भी हैं, है ना, लेकिन इसकी तस्वीर सबसे ऊपर आ रही है। उसकी वजह क्या है कि हमने इमेज ऑप्टिमाइजेशन के मैक्सिमम फैक्टर्स जो हैं इसके ऊपर अप्लाई किए हुए हैं। तो इस तरह करके आप गूगल में, वेब में भी ऊपर नज़र आ रहे हो यूआरएल के तौर पर, और कोई बंदा अगर गूगल इमेजेस में जा रहा है तो जब वो तस्वीर देखता है तो वहाँ पर तस्वीर भी आप ही के ऊपर आने लगी हुई है, ठीक है। सो इट इज़ इमेज ऑप्टिमाइजेशन। और क्योंकि इसमें क्या किया होगा हमने, वो जो मैंने एक्सटर्नल फैक्टर्स बताए हैं वो सारे इस्तेमाल किए हुए हैं, आर्ट भी यूज़ किया हुआ है, आर्ट के साथ साथ फिर अभी हमने देखा था कि टाइटल भी हमने इस्तेमाल किया हुआ है। और ज़रूरी नहीं है कि ये वेब पी हो सकता है ये वेब पी हो, ठीक है, लेकिन ये जेपीजी भी हो सकती है, ठीक। यानी हमारे में और दूसरे में क्या फ़र्क होगा, हमारे में और दूसरे में फ़र्क ये होगा कि हम कितने ज़्यादा फैक्टर्स अप्लाई कर रहे हैं रैंक करने के लिए, और हमारा कंपटीटर्स कितने फैक्टर्स अप्लाई कर रहा है रैंक करने के लिए। तो जो ज़्यादा फैक्टर्स अप्लाई कर रहा होगा वो ऊपर आ जाएगा, और जो कम फैक्टर्स अप्लाई करेगा वो नीचे रहेगा, ठीक है। सो हम कंपटीटर यही चाहता है ना, मतलब एक क्लाइंट आपसे क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि भाई मेरा कीवर्ड लिखें तो मेरी वेबसाइट भी ऊपर नज़र आए, और कोई बंदा इमेजेस में जाए तो मेरी इमेज भी ऊपर नज़र आए, ठीक है। सो यही हम करने लगे हुए हैं जी। फैक्टर एक फैक्टर तो नहीं है ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स है ना, इतनी देर से हम इतने सारे फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो सारे फैक्टर्स को चेक करेगा ना कोई फैक्टर तो वीक होगा ना किसी का। जैसे अभी देखेंगे ये जो टाइटल का फैक्टर है, ये बहुत सारे लोग इस्तेमाल नहीं करते, बहुत, अगर आप वेबसाइट पर जाओगे तो बहुत कम लोगों ने इस्तेमाल किया होगा, लेकिन मैं जिसकी एसईओ करता हूँ मैं उसमें इस्तेमाल करता हूँ। सो ये एक प्लस पॉइंट आ जाता है। फिर बहुत सारे लोग जो हैं, अगर मुझे लग रहा होगा कि नहीं कर रहा, अब उसकी भी जेपीजी है मेरी भी जेपीजी है, मैं देखूंगा उसकी वेबसाइट इमेज का साइज कितना और मेरे इमेज का साइज कितना है, फिर मैं क्या करूंगा, मैं उसको वेब पे कर दूंगा। यानी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर्स अप्लाई करने हैं, तो कोई ना कोई तो होगा ना, जैसे इस क्लास में कोई बच्चा टॉप करता है, ठीक है, और एक बच्चे की सेकंड पोजीशन आती है, तो कहीं ना कोई से थोड़ी सी सेकंड वाला नेग्लिजेंस करता है तो वो दूसरे पर चला जाता है, और उसकी कोई एक खास बात होती है जिसकी वजह से वो पहले नंबर पर आ जाता है। तो इन्हीं पॉइंट्स को हम लोगों ने फोकस करना है कि हम कितने ज़्यादा पॉइंट्स
गूगल के अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब ये हमने एक देखा। अब उसके बाद आगे देखें क्या है, आगे एक और प्रॉपर्टी आ रही है और वो कौन सी है, विड्थ, जिसे मैंने खाली छोड़ा हुआ है। तो गूगल हमें ये भी कहता है कि भाई अगर आप अपनी वेबसाइट के साइज को स्पेसिफाई कर दें। साइज कैसे स्पेसिफाई करते हैं, बड़ा एक तरीका तो ये है कि मैं कहता हूँ साइज क्यों स्पेसिफाई करूँ, मैं इमेज बनाई उतना लेता हूँ, ठीक है ना। एक तो ज़हन में ये आइडिया आता है ना। एक ये है कि गूगल की कोड में अगर आप उस साइज को बता दोगे तो गूगल को आपका जो साइज है ना वही साइज आप कोड में टाइप कर दो, यानी कि जो उसकी डायमेंशन पहले से है, विड्थ भी है, हाइट भी है, ताकि गूगल के क्राउलर को ये एफर्ट ना करनी पड़े कि वो मैनेज करे, खुद उसको ना देखना पड़े, कैलकुलेट करना पड़े कि आपका साइज कितना है। वो कोड को पढ़ेगा तो उसको आपकी इमेज के साइज का भी खुद से पता लग जाएगा, ठीक है। सो एक ये हमारा एसईओ का फैक्टर है। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर तो मैं ये साइज रखता हूँ फिर तो ठीक है जो एक्चुअली है, तो लेकिन अगर मैं कोई स्क्वायर शेप बना दूंगा तो समटाइम हमारी इमेज जो होती है वो कंप्रेस हो जाती है ना, नजर सही तरीके से नहीं आती है, क्योंकि स्क्वायर शेप में सारी चीजें तो सही पड़ी नहीं जाएंगी ना। मिसाल के तौर पर जैसे मैं माउस को रखूं, अब इसको अगर मैं स्क्वायर शेप करूंगा तो इसका स्ट्रक्चर जरा खराब होगा, मतलब कुछ चीज़ लंबी होती है, कुछ चीज़ विड्थ में होती है, कोई चीज़ हाइट में होती है। तो इसलिए गूगल कहता है कि अगर ये इशू आपका हो तो आप दोनों प्रॉपर्टीज बेशक यूज ना करें, एक प्रॉपर्टी मुझे बता दो, चाहे तो विड्थ चाहे तो हाइट। ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो अडॉप्ट करेगा, मैक्सिमम फैक्टर्स वो रैंक करेगा, और जो कहीं से छोड़ेगा थोड़ा सा, और जो अपडेट भी रखेगा। हो सकता है कि ये वेबसाइट जब हमने बनाई हो उस वक्त वेब पी इंट्रोड्यूस ना हुआ हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको हमने फिर बाद में इंप्लीमेंट किया होगा, उस वक्त तो नहीं किया होगा ना, फिर हमने बाद में जब वो गूगल का स्टैंडर्ड बदला उस वक्त हमने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सो ये हमारा एक और फैक्टर हो गया जिसमें क्या थे हमारे पास, इमेजेस। और अब अगर हम इस वेबसाइट को देखें तो भैया इमेजेस से भरी पड़ी है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको ऑप्टिमाइज करेंगे, इसको ऑप्टिमाइज करेंगे, जब ये सारे मैं इमेजेस ऑप्टिमाइज कर लूंगा तो आप समझ लो कि मेरी इमेज ऑप्टिमाइजेशन होम पेज पर मुकम्मल होगी। इससे आपकी वेबसाइट का स्कोर भी बढ़ेगा और आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी भी बढ़ेगी गूगल के ऊपर अपने कंपटीटर्स के मुकाबले में, ठीक है। अगली चीज जो गूगल आपको कहता है वो क्या है, अगली चीज गूगल आपको ये कहता है कि भाई हाइपरलिंक्स आपकी वेबसाइट पे होने चाहिए, ठीक है। हाइपरलिंक्स सोशल सिग्नल्स हैं आपकी वेबसाइट के, जैसे आपके सोशल सिग्नल्स हैं ना कि भाई आपका सोशल सर्कल कितना बड़ा है, ये आपके सोशल सिग्नल्स हैं। किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, किसी के कम फ्रेंड्स हैं। इसी तरह वो ये कह रहा है कि आपकी वेबसाइट के सोशल सिग्नल्स, अभी हम बात कर रहे हैं अमंग वेबसाइट। मिसाल के तौर पर भाई एक वो मेन्यू है, एक वो मेन्यू है, एक वो मेन्यू है। कह रहे हैं आपकी वेबसाइट का कोई पेज आइसोलेटेड नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी पेज को लिंक ही ना कर रहा हो और कोई पेज उसको लिंक ना कर रहा हो, ठीक है। दोनों फैक्टर्स नहीं होने चाहिए, यानी कि आपका पेज भी किसी पेज को लिंक कर रहा हो और दूसरा पेज आपके पेज को। जैसे मैं कहूं कि भाई होम पेज पे लिंक्स होने चाहिए गैलरी के, और गैलरी के पेज पे लिंक्स होने चाहिए होम पेज के। आइसोलेटेड पेज आपकी वेबसाइट पे कोई नहीं होना चाहिए। वैसे तो अगर हम देखते हैं तो हर वेबसाइट पे मेन्यू की शक्ल में तो लिंक्स होते ही हैं, भाई ये भी तो लिंक्स ही है ना। हाइपर लिंक पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि नहीं, ए का टैग, ए एच एफ नहीं, ठीक है। तो अब हम ये कह रहे हैं भाई हमने हाइपरलिंक्स भी बनाने हैं। हाइपरलिंक्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं इंटरनल लिंक्स और एक को हम बोलते हैं एक्सटर्नल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स का क्या मतलब होगा कि हमारी वेबसाइट के अंदर के लिंक्स, यानी होम से गैलरी पर चला जाए, गैलरी से होम पर चला जाए, सर्विसेज से गैलरी पे आ जाए, गैलरी से सर्विसेज पर चला जाए। तो ये कौन से लिंक्स हैं, ये इंटरनल लिंक्स हैं, ये हमारी वेबसाइट के इंटरनल लिंक्स हैं। इसके बाद दूसरे जो लिंक्स होते हैं वो होते हैं एक्सटर्नल लिंक्स। वो क्या है कि हमारी वेबसाइट पे कीवर्ड है कमर्शियल किचन, कोई इस पर क्लिक करे तो मेरे फेसबुक पेज पर चला जाए, और मेरे फेसबुक पेज पर एक पोस्ट लगी हुई है जो उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसके नीचे भी एक लिंक लगा हुआ है, तो उस पर कोई क्लिक करे तो हमारी वेबसाइट पे आ जाए। तो एक्सटर्नल लिंक हुए, एक लिंक जो है अंदर की तरफ आ रहा है और एक लिंक जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है। एक लिंक आपकी वेबसाइट से आउटर सोर्स कर रहा है और एक बाहर का कोई प्लेटफॉर्म है वो आपको लिंक दे रहा है। वो जो बाहर का प्लेटफॉर्म है उसी को हम लिंक बिल्डिंग बोलते हैं। हमने लिंक बिल्डिंग की हुई है। मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट की अथॉरिटी है, मिसाल के तौर पर आपने अपनी वेबसाइट आज लॉन्च की है, तो इसकी अथॉरिटी तो नहीं होगी ना, फेसबुक की अथॉरिटी तो बहुत ज्यादा होगी। एक स्टैंडर्ड है जिसमें हम वेबसाइट की अथॉरिटीज को कैलकुलेट करते हैं, वो स्टैंडर्ड बनाया हुआ है मोज ने।
सो वेबसाइट की अथॉरिटी जो होती हैं वो कैलकुलेट होती हैं बिटवीन 0 to 100। फेसबुक की जो अथॉरिटी है वो एग्जैक्टली 100 है। ट्विटर की अथॉरिटी जो है वो 99 to 100 है। लिंक्डइन की अथॉरिटी भी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इन प्लेटफॉर्म्स पे जाकर अपना कुछ काम करते हैं, उसको अपनी वेबसाइट से लिंक अप करते हैं, तो भाई हमारी वेबसाइट तो बिल्कुल नहीं है अभी, मे बी उसकी अथॉरिटी 0 हो या 1 हो या 2 हो, तो उससे क्या होगा, हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ जाएगी ना। ऐसे ही है ना, जैसे हम ये कहें कि भाई पैकेजेस माल में ब्रांड ने कोई सेल लगा दी, तो रश लग गया पैकेजेस माल में, पता लगा ना 50% ऑफ है। सो पीक सोल्यूशन वालों ने क्या किया, स्टैंडीज बनवाई, फ्लेक्सेस, और हर ब्रांड के एंट्रेंस में अंदर वाली साइड पे, बाहर नहीं अंदर वाली साइड पे अपनी स्टैंडी खड़ी कर दी, या अंदर एक एलसीडी लगा दी जिसपे पीक सोल्यूशन का ऐड चलने लगा हुआ है। अब जब कोई बंदा उस ब्रांड के अंदर जाता है, ठीक है ना, अब जैसे ही उसके अंदर जाएगा तो उसको पीक सोल्यूशन का कमर्शियल नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो अब हम जो अथॉरिटी कैश करेंगे वहां से, वो किसकी होगी, वो उस ब्रांड की अथॉरिटी होगी। इसलिए कि उस ब्रांड के अंदर उसको वो ब्रांड लेकर गई थी, लेकिन उसकी वजह से हमारी अथॉरिटी भी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी कि भाई उस ब्रांड में क्योंकि ये चल रहा था तो उसको लोग वेट दे रहे थे, तो उसकी वजह से हमारा भी वेट बढ़ गया। अब अगर मैं ये कहूँ कि यही इसी तरह की एडवर्टीजमेंट हमने एक सड़क पे भी की है, कि भाई सड़क पे भी एक बैनर लगाया हुआ है, अब एक सड़क पे लगा हुआ बैनर और एक ब्रांड के अंदर लगी हुई फ्लैक्स, फर्क होगा ना। फर्क क्या होगा, अथॉरिटी का फर्क होगा, कि रोड पे जो बैनर लगा होगा उसकी अथॉरिटी वो नहीं होगी जो पिज्जा हट के अंदर बैनर लगा होगा, या किसी और ब्रांड के अंदर जो बैनर लगा होगा उसकी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से हम लोग अथॉरिटीज़ में भी काम करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी वेबसाइट्स की अथॉरिटी ग्रो हो। ये लिंक्स के थ्रू होती है, और लिंक्स का मतलब हाइपर लिंक, ये सब के सब क्या होते हैं, हाइपर लिंक्स होते हैं। ठीक है, सो हाइपर लिंक्स के थ्रू हम ये काम करते हैं। ज़रा एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर कोई हाइपर लिंक लगा होगा, ये लगा हुआ है। हाइपर लिंक्स कैसे लगता है, हाइपरलिंक के लिए हमारे पास जो टैग इस्तेमाल होता है वो कौन सा टैग है जी, ए का टैग। ए स्टैंड्स फॉर एंकर, ए स्टैंड्स फॉर एंकर, ठीक है, ANCHOR, एंकर। सो एंकर जो हैं ये क्या कहलाते हैं, हाइपरलिंक्स कहलाते हैं। अब हमें क्या करना है, गूगल हमें क्या करता है, गूगल रेकमेंड करता है कि एक वेबसाइट में कमोबेश 100 हाइपरलिंक्स होने चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये फिक्स नंबर है, डिपेंड्स ऑन योर कंटेंट। ये वाली तादाद कम भी हो सकती है, ये वाली तादाद ज़्यादा भी हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई वेबसाइट मेरे पास एसईओ के लिए आएगी तो मैं उसका एक एनालिसिस क्या करूँगा कि इस पे हाइपरलिंक्स मौजूद हैं कि नहीं मौजूद, और क्या उस तरह के बने हुए हैं जिससे इसका वेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो अगर नहीं होंगे तो मैं हाइपरलिंक्स भी इसके ऊपर क्रिएट करूँगा। कैसे क्रिएट करूँगा, मैं देखूँगा कि भाई इसकी जो सोशल प्रोफाइल्स हैं क्या इनकी वेबसाइट उसके साथ लिंक हो रही है कि नहीं हो रही है, तो मैं उससे इसको लिंक अप करूंगा। मैं इनके सोशल मीडिया पर एक्टिविटी करवाऊंगा और उधर से URL हर पोस्ट के अंदर इनकी वेबसाइट का होगा, ताकि कोई भी बंदा उधर अगर इंगेजमेंट होती है तो वहां से क्लिक करके वेबसाइट पर कोई आएगा। हाइपरलिंक लगाने का तरीका क्या है जी, ये भी देख लो। A स्पेस href स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस, href स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस। उसके बाद क्या आएगा आगे, URL का क्या मतलब है कि भाई इस लिंक से आपने कहां पर जाना है वो वाला URL दे देंगे। जैसे आपका फेसबुक पेज होगा, आप फेसबुक पेज का भी दे सकते हो, आपकी कोई और वेबसाइट है उसका भी दे सकते हो, आपका लिंक्डइन का पेज है आप उसका, यानी जो भी लिंक देना है आपने, ठीक है। अच्छा, सम टाइम ऐसे भी लगा होता है हाइपर लिंक में, देखें ये इसका क्या मतलब होता है वो भी समझा देता हूं। लाइक दिस, इसका क्या मतलब है, हैश लगा दिया मैंने, इसका मतलब ये है कि ये हाइपरलिंक है मगर नथिंग, कुछ भी नहीं है भाई, फॉलो करने की कोई जगह नहीं है, मगर है हाइपरलिंक। इसको शक्ल मैंने हाइपरलिंक की दे दी है। हाइपरलिंक की शक्ल का क्या मतलब होता है, वो जो हैंड सा बना हुआ आ रहा होता है, ये हाइपरलिंक बन जाता है ना। तो ये हम उस वक्त देते हैं जब हम कुछ डमी काम कर रहे होते हैं, या अभी काम इन प्रोसेस होता है और अभी हमारे पास डिसाइड नहीं होता कि यहाँ पे क्या लगाया हो। एज ए SEO एक्सपर्ट हम रिकमेंड नहीं करते कि आपकी किसी लाइव वेबसाइट के ऊपर हाइपरलिंक्स में ऐसे हैशेस मौजूद हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये है ना कि ये विजिटर को तो ये बता रहा है कि ये हाइपरलिंक है, लेकिन जब कोई विजिटर इस पर क्लिक करता है तो वो किसी भी जगह पर
नहीं जा सकता, तो इसका मतलब क्या हो, गूगल कहेगा भाई ये तो गड़बड़ है, ये तो ठीक नहीं है, तो आपने इसे क्यों लगाया हुआ जब ये फॉलो ही नहीं हो रहा कहीं पर। सो गूगल इसको पसंद नहीं करता। हमें ये भी देखना है कि इसके हैश वाले हाइपरलिंक्स तो नहीं है। अगर इसके हैश हाइपरलिंक्स हैं, या तो मैं उन्हें रिमूव कर दूंगा, तो या मैं उन्हें किसी पेज के ऊपर कन्वर्ट कराऊंगा। ठीक है, ये भी हमें आइडेंटिफाई करने हैं। अच्छा, उसके बाद अगली चीज क्या है जी, टारगेट। एक और एट्रीब्यूट है टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। भाई आप किसी भी हाइपरलिंक पे क्लिक करें तो क्या होता है, सभी को पता है मेरा ख्याल है, पेज खुल जाता है। लेकिन उसकी दो सूरतें होती है, सम टाइम पेज उसी पेज पे खुलता है और सम टाइम पेज न्यू टैब में खुलता है, ऐसे ही है ना। सो अब हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए बेहतर कौन सी ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट वही पेज होता है, यानी अगर किसी ने टारगेट का एट्रीब्यूट इस्तेमाल नहीं किया तो कहां खुलेगा, अगर किसी ने टारगेट का एट्रीब्यूट इस्तेमाल नहीं किया तो कहां खुलेगा, उसी पेज के ऊपर खुल जाएगा। और अगर आपने चाह रहे हैं कि उस पेज पे ना खुले बल्कि न्यू पेज पर खुले, तो फिर हम एट्रीब्यूट यूज करेंगे टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक, ये वाला एट्रीब्यूट। ये दो एट्रीब्यूट हैं जिन्हें हम कॉमनली यूज करेंगे, दूसरे की तो जरूरत भी नहीं है। एक अंडरस्कोर ब्लैंक और एक अंडरस्कोर पेरेंट। ये हमें यूज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अगर आपको अंडरस्कोर पेरेंट चाहिए कि उसी पेज पर खुले, तो ये किसी भी हाइपरलिंक का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है। यानी अगर हम नहीं लिखते टारगेट तो वो कहां खुलेगा, उसी पेज पे खुलेगा। तो जब हमें न्यू पेज पे खोलना होगा तो ही हम ब्लैंक लगाएंगे, पेरेंट लगाने की जरूरत ही नहीं है। पेरेंट लिखेंगे तो भी उसी पेज पे खुलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी उसी पेज पे खुलेगा। अब एज ए एसईओ हमें क्या करना चाहिए, पेरेंट होना चाहिए कि ब्लैंक होना चाहिए। हम ये चाह रहे हैं पेरेंट होना चाहिए, नहीं हम बताऊं क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि कोई बंदा जब हमारी वेबसाइट पर आए तो हमारी वेबसाइट का बाउंस रेट कम हो। हाँ, कोई हमारी वेबसाइट खोले तो उसका बाउंस रेट कम हो, ज्यादा नहीं हो। आमतौर पर तो मैं हर चीज कहता हूँ ना ज्यादा हो, लेकिन बाउंस रेट मैं कह रहा हूं कम हो। बाउंस रेट का क्या मतलब होता है, बैक कर गया बंदा, एक बंदा आया और बैक कर गया, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसे अपनी इंटरेस्ट की चीज नहीं मिली। तो बाउंस रेट को कम करने के लिए एक स्ट्रेटेजी ये भी हो सकती है कि कोई बंदा हमारे पेज पर आए और उसके बाद किसी लिंक पर क्लिक करे तो उधर चला जाए, तो पहला पेज बंद नहीं होना चाहिए। अब हुआ क्या, दो विंडोज खुल गई हमारी, पहला पेज भी खुला हुआ है और दूसरा पेज भी खुला हुआ है। तो इस पॉइंट से हम ये कहते हैं कि भाई पेरेंट नहीं लगाना चाहिए, ब्लैंक लगाना चाहिए। इसलिए हम हर हाइपरलिंक पर ब्लैंक कर देते हैं ताकि उसका पहला पेज खुले। कम से कम एक टेक्निकल तरीके से हम उसके बाउंस रेट को मैनेज कर लें। अगर आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट हाई है तो ये भी एक बहुत बैड फैक्टर है। आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट की एक स्टैंडर्ड है गूगल का, जो एक स्टैंडर्ड है बस, जो कैलकुलेट करता है। बाउंस रेट क्या है, बाउंस रेट ये है कि मेरी क्लास में भी एक स्टूडेंट आए ट्रायल लेने के लिए, ठीक है, और 2 मिनट बैठे और उठ कर चला जाए। फिर एक और स्टूडेंट आए, वो 5 मिनट बैठ के उठ के चला जाए। उसके बाद एक और स्टूडेंट आए, वो 1 मिनट उठ कर चला जाए। सो अब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि भाई ये स्टूडेंट्स, ज्यादा स्टूडेंट्स जल्दी उठ कर गए हैं कि ज्यादा स्टूडेंट्स लेट उठ कर गए। अगर तो ज्यादा स्टूडेंट जल्दी उठ कर गए हैं, या तो वो गलत क्लास लेने आ गए थे, तो या फिर उनको समझ में नहीं आई होगी तो वो उठकर चले गए। तो आपका क्या ख्याल है, जल्दी उठकर जाना चाहिए लोगों को कि लेट उठकर जाना चाहिए? लेट। इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारी वेबसाइट पर जो आए वो लेट वहां से बैक करे, वहां पर आए और एकदम बाउंस करके ना चला जाए, मतलब एकदम ही वापस ना चला जाए। क्योंकि अगर हमारी वेबसाइट से कोई बंदा एकदम वापस जाएगा तो कन्वर्जेंस कैसे होंगी, बिजनेस तो नहीं ना मिलेगा। लीड देखें, कीवर्ड से आपने किया क्या है, कीवर्ड से क्या किया है कि आपने किसी को घुमा फिरा कर अपनी वेबसाइट पे लाए हैं, यही किया है ना। मतलब कीवर्ड लिखा, ऑप्टिमाइज किया, किसी बंदे ने कीवर्ड लिखा, वेबसाइट आपके ऊपर आ गई। अब वो बंदा उस कीवर्ड के अगेंस्ट उस वेबसाइट को देख रहा है, उसको लगा कि हाँ भाई ये तो वही चीज है जो मैं ढूंढ रहा था, उसने आपकी वेबसाइट पे भी क्लिक कर दिया। जैसे ही वो आपकी वेबसाइट पे क्लिक किया उसने, तो एकदम बाउंस कर गया। क्यों कर गया बाउंस? इसलिए कि जब उसने क्लिक किया तो वो कहता भाई जो मैं ढूंढ रहा था ये तो वो चीज ही नहीं है, यहां पर तो वो मटेरियल ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक फोकस और भी करना है कि बाउंस रेट कम से कम करें। बाउंस रेट की वैल्यू कैलकुलेट होती है बिटवीन 0 to 100, और इसकी जो रिकमेंडेड वैल्यू होती है पूरी वेबसाइट की, डेट इज 40, यानी 40 या इससे कम। तो अगर आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट 60 है, आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट 70 है, आपकी वेबसाइट का गूगल एनालिटिक्स में जाकर हम ये चेक करते हैं, तो आपकी वेबसाइट का अगर बाउंस रेट ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगी तो सही, आपको कन्वर्जन नहीं मिलेगी। जैसे कोई बंदा गूगल ऐड ही चला लेता है, चलिए मैं कहता हूँ भाई गूगल ऐड चला लिया, अब रोजाना का 1000 रुपया लगा रहे हैं,
कीवर्ड ऊपर नजर आता है, मेरी वेबसाइट भी नजर आती है, लोग आते हैं, बाय नहीं कर रहे, तो क्लाइंट मुझे कहेगा कि भाई क्या हो रहा है, मेरी तो सेल ही नहीं हो रही है। अब सेल होने में वेबसाइट तक जाना जरूरी नहीं है, सेल होने में वेबसाइट के ऊपर लोगों को इंगेज करना जरूरी है। तो अगर आपकी वेबसाइट पर कोई इंगेजमेंट मटेरियल नहीं है तो लोग कैसे रुकेंगे आपकी वेबसाइट पे? नहीं रुकेंगे ना। गूगल एड, एसईओ क्या करेगी? आपकी वेबसाइट पे लोगों को लाएगी सिर्फ। अब वो उस वेबसाइट, जैसे अभी कोई किसी बंदे की ड्यूटी लगी होगी, जाओ भाई डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स पकड़ के लाओ, हाँ, तो वो बेचारा घेर घूर के ले आएगा लोगों को। जब वो क्लास में बैठे होंगे, मैं उसे कन्विंस नहीं कर पाऊंगा तो वो तो चले जाएंगे ना। एडमिशन तो तभी होगा ना जब वो कन्विंस होंगे। अगर वो कन्विंस नहीं होंगे तो एडमिशन नहीं होगा। लेकिन आएंगे कब? वो लाने के तो बहुत सारे तरीके हैं। कोई भी लालच देके लाया जा सकता है, भाई 60% ऑफ, 40% ऑफ, हाँ, एक कोर्स के साथ एक कोर्स फ्री, बिठा लो पीछे लाकर। लेकिन अगर उन्हें समझ ही नहीं आएगी फिर उठकर चले जाएंगे वो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम बाउंस रेट को इन अदर टर्म्स क्या कह रहे हैं? इंगेजमेंट मटेरियल। अगर आपके पास वो इंगेजमेंट मटेरियल नहीं है जिसके अगेंस्ट आप लोगों को लेकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो लोग यहां पे नहीं टिकेंगे। तो आपकी वेबसाइट पे अगर आप महीने के 70,000 रुपया लगाते हो गूगल ऐड पर, और एंड पे पता लगता है कि जनाब 70,000 के अगेंस्ट कोई 600 क्लिक्स हुए मगर बिजनेस नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ भाई वो गूगल ऐड ने तो काम कर दिया अपना, वो तो आपकी वेबसाइट तक उसको पहुंचा दिया उसने, वो तो मार्केटिंग थी ना। अब आपकी वेबसाइट के ऊपर ही कुछ नहीं है ऐसा कि उधर से आपको डील मिल सके। आपको डील नहीं मिल रही उधर से। क्यों नहीं मिल रही डील? इसलिए कि जो स्टूडेंट, जो क्लाइंट परचेज करना चाहता है वो आपकी वेबसाइट पे दिख नहीं रहा उसको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बाउंस रेट। और ये बाउंस रेट एसईओ एक्सपर्ट के हाथ में भी नहीं है, मार्केटर के हाथ में भी नहीं है। ये किसके हाथ में है? ये क्लाइंट के अपने हाथ में है कि वो अपनी वेबसाइट में कितना मटेरियल ऐसा रखता है जो इंगेजमेंट वाला हो। मिसाल के तौर जैसे मैं कहता हूँ एक डिजिटल मार्केटिंग की ट्यूटोरियल की वेबसाइट है, यानी जैसे पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट है, इनकी वेबसाइट के डिजिटल मार्केटिंग के पेज के ऊपर होना क्या चाहिए? यानी कीवर्ड से अगर हम घुमा फिरा के किसी को अपने पेज पर लाएं तो हो क्या? अगर वहां पर पीक सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन लगा हो, वहां पर चेयरमैन की तस्वीर लगी हो, या वहां पर एक तस्वीर और लगी हो ग्राफिक्स की, तो लोग तो वहां टिकेंगे नहीं ना। ऐसे पेज के लिए तो नहीं आए होंगे वो, डिजिटल मार्केटिंग में ये देखने तो नहीं आए होंगे। हाँ, अगर उस पेज के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स कंटेंट लिखा हो, उसमें मेरा कोई 30 सेकंड का एक वीडियो लगी हो, वहां पर एक बटन बनाओ डाउनलोड फर्स्ट लेक्चर, और वो पीडीएफ फाइल हो, नीचे एक वीडियो आ रही हो लेटेस्ट यूट्यूब गूगल एल्गोरिदम। अब ये क्या चीजें हैं? ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेट कर रही हैं? अब वो रुक नहीं कर रहे, ना करो यार। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, मेरा लेक्चर उस पर लगा हुआ है तो रिलेट नहीं कर रहा। अगर वहां पर नोट्स का बटन बना हुआ है, क्या रिलेट नहीं कर रहा है? वहां पर अगर लिखा हुआ है गूगल एल्गोरिदम, तो क्या रिलेट नहीं कर रहा? हाँ, रिलेट क्या नहीं कर रहा? रिलेट ये नहीं कर रहा कि वहां पर प्रिंसिपल मैसेज है। प्रिंसिपल मैसेज तो नहीं होना चाहिए ना डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स की क्लास में। या 5-6 तस्वीरें लगी हुई हैं, ये तो नहीं होगा। देखिए, वो अगर आपके पास आया है तो आपने उसको कुछ डिलीवर करना है, कुछ सेल करना है, कुछ सेल करने वाला मटेरियल होगा तभी होगा ना। मिसाल के तौर पहला लेक्चर वहां पर उसको मिल जाए 40 सेकंड का, तो रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। बादाम लेकर आने, आप भी खाएंगे मैं भी खाऊंगा, है? दोनों खाएंगे, कुछ समझ आया करे यार। नहीं, मेरे और आपके ज्यादा जरूरी है। उन्होंने क्वेश्चन जैसा किया ना, मैंने कहा कि वीडियो लगाई हुई है, मैंने कहा नोट्स का बटन बनाया हुआ, तो वो कहते नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भाई? जब ये चीजें लगा दी हैं फिर तो आएंगे ना। ये चीजें नहीं लगी होंगी तो फिर नहीं आएंगे ना। जब ये चीजें हमने उस पर लगा दी हैं, फिर ये घेरने के लिए यही तो, इसीलिए तो लगाया कि भाई एक बंदा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहता है तो उसको पेज के ऊपर एक 20 सेकंड का अगर क्लिप नजर आ जाएगा तो आएगा कि नहीं आएगा? जैसे वो ड्रामों के ट्रेलर बने होते हैं, तो आप जब देखते हो तो आपके लिए इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है ना कि हाँ भाई ये किस दिन लगेगा देखना है। वो उसके अंदर से वो टॉप सीन होते हैं वो दिखा देते हैं आपको, जिससे आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। तो इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग का भी हम ऐसे ही करेंगे ना कि कोई 30 सेकंड्स का, 40 सेकंड्स के मुख्तलिफ क्लिप्स लगा देंगे इसके ऊपर बीच में से, जिससे आपको पता लगेगा ये मेरे बाकी ये वो चीज़ है जो मैं करना चाह रहा था, कि इससे हमें बिजनेस मिलेगा। तो लाजमी होगा, चाहे वो सर्विसेज का पेज हो चाहे वो ट्रेनिंग का पेज हो। बस मेरा हाल बस कर देते हैं हम। हाँ, आज इतनी काफ़ी है। सो ये हाइपरलिंक हमारा कंप्लीट हो गया जी। ये जितनी भी कोडिंग थी ना, ये सारी हमारी कंप्लीट हो गई है। और किसने कहा था नहीं आएगा? वो भाई ने भी बोला था, हमारे पीछे वाले ने भी बोला था।
नहीं आपने कहा है, मैंने आपको देखा, उसने तो नहीं कहा। उसने आपको कहा होगा, मुझे आपने बताया है।